हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज के वीडियो में हम लोग हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन में इंडियन पॉलिटी के ऊपर पूछे गए कुछ सालों के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हम 2012 और 2014 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इंडियन पॉलिटी के ऊपर उनको देखेंगे कि किस तरह के सवाल हैं, क्या उनके आंसर्स हो सकते हैं, उनके बारे में और भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि पॉलिटी में किस तरीके के सवाल फ्रेम हो सकते हैं। होपफुली ये जो सीरीज है या बाकी सीरीज जो आप सब लोगों के लिए शुरू की गई है यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित हो रही होगी। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले जो हमारा 2012 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर मैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करूंगा तो 2012 थोड़ा डिफरेंट पेपर था, जो जब हमने जीएस की एनालिसिस की थी वहां पे भी मैंने रेफरेंस के रूप में दिया था, जहां पे हर एक सब्जेक्ट के कुछ कुछ अनयूजुअल क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे। तो वैसे ही पॉलिटी में भी हमें ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे जो मे भी आप लोगों को पता ना हो, लेकिन अगेन हम लोग हर तरह से किसी भी तरह के एग्जाम के लिए हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो यही रीजन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सब लोगों के साथ डिस्कस किए जाते हैं ताकि आपको आइडिया लगे, ताकि आपको इंसाइट लगे कि कैसे सवाल जो हैं वो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो हम मूव करते हैं। पहला सवाल है, द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द ईयर 2006 इन प्रकाश सिंह केस इज कंसीडर्ड ए लैंडमार्क ऑर्डर बिकॉज थ्रू दिस ऑर्डर द अपेक्स कोर्ट। तो बेसिकली यहां पे प्रकाश सिंह केस की बात की गई है, क्लियर, जो 2006 में हुआ। ये वो केस है जहां पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ डायरेक्शंस दी गई थी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को रिगार्डिंग पुलिस रिफॉर्म्स। तो चार ऑप्शंस आप देखोगे तो वहां से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि ये स्पेसिफिक केस जो है वो पुलिस रिफॉर्म से संबंधित है, पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो वहां पे पहला ऑप्शन है लेड डाउन गाइडलाइंस टू मेक दी पुलिस पब्लिक फ्रेंडली। सेकंड है लेड डाउन ए सीरीज ऑफ 7 रिकमेंडेशंस टू मेक द पुलिस फोर्स अकाउंटेबल टू द सिटीजंस। C have provided a roadmap to unfetter police from colonial mindset, recommended through modernization of या recommended modernization of police force। तो चार ऑप्शंस हैं, जल्दी से अपना आंसर जो है वो मार्क करिए, फिर मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में भी बताता हूं। वैसे बहुत बार ये केस जो है वो हम लोगों को न्यूज़पेपर के अंदर देखने को मिलता है, आज भी ये केस बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है। कहानी है प्रकाश सिंह जो एक्स डीजीपी थे यूपी एंड असम के, तो उनके द्वारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया था। वहां पे 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी जहां पे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को, क्योंकि जो पुलिस है वो एज ए सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर है वही इसके ऊपर लेजिस्लेट करेगा, वही इसके ऊपर कानून बनाएगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्शंस दी थी, 7 रिकमेंडेशंस दी थी, 7 रिकमेंडेशंस दी थी, जिसके कारण जो है वो पुलिस रिफॉर्म्स किए जा सके और पुलिस फोर्स जो है उसको लोगों के लिए अकाउंटेबल बनाया जा सके। कहानी क्या है कि जो प्रकाश सिंह या इवन बाकी जो सीनियर पोस्ट, बेसिकली आई होप आप लोगों को पता होगा, जो डीजीपी है वो पुलिस की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है किसी भी एक स्टेट के अंदर। और बहुत बार देखा गया है कि जब डीजीपी की अपॉइंटमेंट होती है तो बहुत ज्यादा उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है। बहुत बार देखा गया इलेक्शन खत्म होते ही जब नई पार्टी सरकार बनाती है तो वहां पे डीजीपी को हटा दिया जाता है। जैसे पंजाब में भी आपने देखा, इवन यहाँ पे नई सरकार नहीं बनी, सीएम बस चेंज हुआ, डीजीपी जो है वो 2 हम लोगों को चेंज होते हुए देखने को मिले हैं, क्लियर। तो इस तरीके से आज भी इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा रहती है, स्पेशली जो टॉप की पोजीशंस है। अगर मैं पुलिस की बात करूंगा तो यही रीजन था कि जो पुलिस है वो लोगों के लिए ज्यादा अकाउंटेबल होनी चाहिए, ना कि जो पॉलिटिशियंस है उनके लिए, क्योंकि अननेसेसरी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण पुलिस जो है वो अपना काम नहीं कर पाती है। इसी रेफरेंस पे प्रकाश सिंह के द्वारा जो वो केस किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने यहीं पे ही अपनी जजमेंट दी थी, और यही रीजन है ये सवाल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। और आज जब भी हम पुलिस से रिलेटेड कोई इशू देखते हैं तो वहां पे जो प्रकाश सिंह जजमेंट है या केस है, इसको एक रेफरेंस है, इसको एक सोल्यूशन के रूप में यूज किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली जो रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी उनको बहुत कम स्टेट्स ने, इवन मैं ऐसा कहूंगा कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जिसने एग्जैक्टली इसको इंप्लीमेंट किया है। इवन दो महाराष्ट्र ने कानून भी पास किया था, लेकिन महाराष्ट्र में भी हम लोग देखते हैं कि अगेन अभी रिसेंट ही कुछ 2-3 केसेस हैं जहां पे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। हर जगह है, महाराष्ट्र की बात नहीं है, हिमाचल में भी है, पंजाब में भी है, हर जगह हम लोगों को आज भी पुलिस फोर्स के अंदर अननेसेसरी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिलती है, जिसके कारण पुलिस जो है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती। और ये पूरा जो केस था वो इसी रेफरेंस के ऊपर आधारित था। तो इसका जो आंसर आपका करेक्ट बनेगा, देखिए बाकी तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सारे ही सही लग रही हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली 7 रिकमेंडेशंस की बात की गई थी और 7 ही रिकमेंडेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा दैट इज बी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड है, ऑन व्हाट ग्राउंड मौलाना हसरत मोहानी रिफ्यूज्ड टू साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हसरत मोहानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जिसने संविधान लिखा, उसके मेंबर थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन करने से मना कर दिया था।
जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन नहीं किया, चारों में से कौन से ग्राउंड जो उनके द्वारा दिए गए? इट लैक्ड इंडियन इथॉस, states were made subservient to the center, it was anti-people and it did not reflect Gandhian ideology. तो चार ऑप्शंस हैं, जल्दी से जो है वो अपना आंसर मार्क करिए, क्या इसका जो है वो आपका करेक्ट आंसर है? क्लियर? फिर मैं हसरत मोहानी के बारे में आप सब लोगों को थोड़ा सा और भी डिस्कस करता हूं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, इनके द्वारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एंटी पीपल था। ये क्यों कहा गया, इसके लिए थोड़ी सी कहानी मैं आपको बताता हूं, होपफुली आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है उनको मौलाना हसरत मोहानी के बारे में पता होना चाहिए। मौलाना हसरत मोहानी वो हैं जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के मेंबर हुआ करते थे। मुस्लिम लीग के 1919 में ये प्रेसिडेंट भी रहे। हसरत मोहानी वो हैं जिन्होंने 1921 में अहमदाबाद सेशन में भारत के लिए सबसे पहले पूर्ण आजादी यानी कि इंडिपेंडेंस की बात रखी। तो इवन दो हम याद तो करते हैं 1929 के सेशन को लाहौर के, लेकिन उससे पहले 1921 में जब अहमदाबाद में सेशन हो रहा था तो वहां पे भी हसरत मोहानी जो है और एक स्वामी जी हुआ करते थे, उन्होंने मिलके जो है दोनों ने भारत के पूर्ण आजादी की बात रखी थी। और जब हमारे देश आजाद हुआ और देश का विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, तो हसरत मोहानी ने डिसाइड किया कि वो हिंदुस्तान इंडिया वाली साइड ही रहेंगे और वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर भी थे। लेकिन उनका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से एक ही कंप्लेंट थी, उनकी कंप्लेंट ये थी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो 1946 में बनी थी और 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, इसके जो मेंबर्स थे यानी कि जिन्होंने संविधान लिखा था, ये लोग इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे फ्रॉम द प्रोविंसेस जिनके इलेक्शन ब्रिटिश टाइम पे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन या जो लोग इलेक्ट होके ही अंग्रेजों के टाइम पे आए हुए हैं, वो कैसे जो है वो संविधान लिख सकते हैं? बेटर ये है कि आजादी के बाद फिर से इलेक्शन करवाए जाए और उसके बाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का निर्माण किया जाए, फिर संविधान लिखा जाए। लेकिन शायद देश जो है वो स्पेसिफिक टाइम पे इस चीज के लिए तैयार नहीं था, हमें इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था ताकि हम देश को चला सके। इनके और भीमराव अंबेडकर के बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन नहीं थे। इसके साथ साथ हसरत मोहानी ने यह भी कहा कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो बैकवर्ड्स हैं, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा प्रोविजंस नहीं है। ये मल्टीपल कारण थे जिसके कारण इन्होंने कहा कि ये जो है वो एंटी पीपल है और उन्होंने संविधान के ऊपर साइन करने से मना कर दिया। क्लियर? चलिए तीसरे सवाल समझ आ गया पूरा इनके बारे में। तीसरा सवाल देखते हैं। Who asked renowned cartoonist Shankar, "Don't spare me, Shankar," showing the true democratic and liberal spirit at the very outset of India's onward march as a republic. तो किसने ये स्टेटमेंट कही थी, डोंट स्पेयर मी शंकर? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर सही है, पता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स या चैट से जो हमारा सेक्शन है उसके अंदर अपना आंसर मार्क करिए। नहीं पता है तो सुनिए। कहानी क्या है कि जब हम लोग आजाद हुए उस स्पेसिफिक टाइम पे दो बहुत बड़े कार्टूनिस्ट हुआ करते थे, जिनमें से एक थे आर.के. लक्ष्मण, सब लोगों ने उनका नाम सुना है। दूसरे थे शंकर पिल्लाई। तो शंकर पिल्लाई और जो आर.के. लक्ष्मण थे वो आज़ादी से पहले अंग्रेजों के ऊपर सटायर लिखा करते थे, यानी कि कार्टून बनाया करते थे। तो जब आज़ाद हुए, हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के बाद सबसे बड़े और सबसे पावरफुल नेता के रूप में हम लोगों को देखने को मिलते थे, तो उन्होंने ये मैसेज जो है या ये स्टेटमेंट जो वो शंकर को दी थी कि मेरे को भी मत छोड़ना। और आप लोग जब शंकर पिल्लाई के कार्टून देखते हो तो अप्रोक्सीमेटली 4000 टाइम जो है इन्होंने नेहरू जी के ऊपर जो है वो सटायर मारा हुआ है। तो ये उस टाइम को बताता है जहाँ पे जो हमारे नेता थे वो लिबरल हुआ करते थे, वो किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म सहा करते थे, सुना करते थे। आजकल आप लोग उनके खिलाफ कहीं फेसबुक पे कुछ भी लिख के देखिए, फिर देखिए आपके खिलाफ जो है FIR क्यों ना हो। अनफॉर्चुनेटली आज इंटॉलरेंस बहुत इंक्रीज हो रही है। ये हर जगह ही है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, वही हमारे नेताओं के अंदर भी है। बट अगेन ये एक रेफरेंस के रूप में है जहाँ से हम लोग हिस्ट्री से सीखते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, क्लियर, तो किसी भी डायमेंशन में हो सकते हैं, वो कितने हम्बल थे, कितने उनमें टॉलरेंस हुआ करती थी। ये एक छोटा सा एक रेफरेंस है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आसान सवाल है, बहुत मुश्किल नहीं है। यह है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर्चुअली ट्रांसफर्ड आर्टिकल 45 फ्रॉम पार्ट 4 टू पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 21A। तो आसान है कि आर्टिकल 21A जो है वो कब ऐड हुआ, कौन सी अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ? तो आप सब लोगों को पता है ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ, क्योंकि इससे पहले ये 45th जो हमारा आर्टिकल है उसके अंदर मौजूद था, जहां पे 6 से 14 साल के बच्चे की एजुकेशन की बात की जाती थी। बाद में इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। क्लियर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ए। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए कि जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कौन से ईयर में पास हुई। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आसान सवाल, यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। During which prime minister regime the right to property was excluded from the list of fundamental rights? राइट टू प्रॉपर्टी हमारा
फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, लेकिन बीच में इसको एक अमेंडमेंट के थ्रू रिमूव कर दिया गया। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये जो संवैधानिक अधिकार है, अगर ये है तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल के अंदर लिखा है ये आप लोग बताओगे, और उसके साथ साथ ये भी बताओगे कि कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू इसको फंडामेंटल राइट से रिमूव किया गया था, और उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे। ये तो आप लोगों से सवाल पूछा ही गया है। चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से अपना आंसर मार्क करिए। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर है जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो आर्टिकल 31 और 19(1)(f) के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता था, जिसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में फंडामेंटल राइट से निकाल के 300A आर्टिकल के रूप में संविधान में ऐड किया गया था। 300A में डालने का मतलब सिंपल सा है कि अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट हम सिर्फ उन्हीं राइट्स को कहते हैं जो 12 से लेकर 35 के बीच में मौजूद रहते हैं। तो अब ये 300A में है, तो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जरूर है लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। और इस स्पेसिफिक टाइम पे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनका नाम है मोरारजी देसाई। डन। चलिए अगला सवाल, हु कैन अपॉइंट एन एडहॉक जज इन द सुप्रीम कोर्ट। एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट में तब अपॉइंट किए जाते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में जो कोरम है यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो जजेस की है वो पूरी नहीं होती है। तो वहां पे इन चारों में से कौन एडहॉक जज को अपॉइंट करता है, जल्दी से अपना आंसर जो है वो मार्क करिए। क्लियर, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 127 में इसको मेंशन किया गया है। 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से अपना आंसर मार्क करिए। किसके द्वारा एडहॉक जज जो है उनको अपॉइंट किया जाता है। एडहॉक जज बेसिकली हाई कोर्ट से उठाए जाते हैं, वो जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं। तो कुछ समय के लिए उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता है जब सुप्रीम कोर्ट का जो कोरम है या जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ जजेस है जो प्रोसीडिंग के लिए जरूरी होती है वो फुलफिल नहीं होती है। तो 4 ऑप्शन जल्दी से आंसर मार्क करिए। इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर, तो चीफ जस्टिस जो है वो एडहॉक जजेस को अपॉइंट करता है, बाकी जो है वो कोई भी सही नहीं है, लेकिन उसके लिए उनको प्रेसिडेंट की परमिशन की, प्रायर परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। चलिए 7th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आसान सवाल है। आर्टिकल 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट। तो 28 की अगर मैं बात करूंगा तो आप लोगों को थोड़ा सा याद ही आ रहा होगा कि ये रिलीजन के साथ कहीं ना कहीं रिलेट करेगा। तो पहला और लास्ट तो वैसे रिमूव हो गया, और वैसे भी आपको पता है कि कास्ट एंड रिलीजन के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन 15-16 के ऊपर ज्यादा रेफरेंस होती है। क्लियर, और अनटचेबिलिटी जो आर्टिकल 17 में मेंशन किया गया है तो ये तो वैसे ही रिमूव हो गए। कॉम्युनल हेट्रेड जो है वो डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली हम लोग जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। रिलीजियस एजुकेशन के ऊपर जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो गवर्नमेंट स्टेट बैक्ड इंस्टीट्यूशन है, वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देना जो है वो प्रोहिबिटेड है, उसके ऊपर बैन है। ये आर्टिकल उसकी रेफरेंस देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा वो आएगा सी। चलिए लास्ट हम ऑप्शन के ऊपर चलते हैं जो 2012 में पूछा गया, वो है विच रिनाउंड पॉलिटिकल थिंकर वाज सो इम्प्रेस्ड बाय द सेगेसिटी ऑफ द preamble टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट ही ओपनड हिज इंपॉर्टेंट बुक ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी बाय कोटिंग इट वर्बेटिम। क्लियर, तो एज इट इज वर्ड टू वर्ड जो है वो प्रेम्बल उसकी किताब में, किसके द्वारा वो किताब लिखी गई, सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें हमें प्रेम्बल देखने को मिलता है। क्योंकि जो पॉलिटिकल थिंकर था, पॉलिटिकल एनालिस्ट था, ये भारत का जो प्रेम्बल है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित था। क्लियर, बहुत इंस्पायर्ड था। तो 4 ऑप्शन है, जल्दी से अपना आंसर जो है वो मार्क करिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है अर्नेस्ट बाकर। आई थिंक 1951 या 52 के आसपास जो इनकी किताब आई थी, जहां पे इन्होंने एज इट इज प्रेम्बल को मेंशन किया था और प्रेम्बल की प्रेज की थी, क्योंकि प्रेम्बल से बहुत ज्यादा प्रभावित इनको ऐसा लगता था कि इससे बेटर कोई भी प्रेम्बल या कोई भी बेटर टेक्स्ट जो है वो किसी भी संविधान के लिए नहीं लिखा जा सकता है। यहां तक कहानी सबको क्लियर होगी। तो ये हमारे 2012 के सवाल थे। जब हमारा सेशन खत्म होगा, टोटल आई थिंक 18-19 के आसपास क्वेश्चंस है, तो आप लोग ये भी बताओगे कि आपके इनमें से कितने आंसर या कितने क्वेश्चन जो है वो सही हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं 2014 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब आसान सवाल है सारे। अंडर विच एक्ट प्रोविजन वाज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द इलेक्शन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो यहाँ पे बात की गई है इलेक्शंस की, यानी कि जो प्रोविंसेस और सेंटर के अंदर काउंसिल्स हुआ करती थी, वहां पे हिंदुस्तानियों को कब इलेक्शन के थ्रू इन्होंने ऐड करना शुरू कर दिया सबसे पहले। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनडायरेक्ट या डायरेक्ट जो है वो रेफरेंस के रूप में यूज नहीं किया गया है, यहाँ पे सिर्फ इलेक्शन शब्द को यूज किया गया है। तो इलेक्शन कोई भी हो सकता है, तो पहले हम इनडायरेक्ट को ही रेफरेंस लेंगे, क्योंकि पहले हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट हुए, बाद में हमें डायरेक्ट होते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी पॉलिटी के सवालों में बहुत ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना होता है, सीधा सोचना होता है और फिर अपना आंसर जो है वो मार्क करना रहता है। तो 4 ऑप्शन आप सब लोगों के सामने है, जल्दी से जो है वो अपना आंसर मार्क करिए कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन है, 61, 92, 1909 या 1919। क्लियर,
तो पता ही होगा आप लोगों को, सबसे पहले 1892 में जो वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए, 1909 में भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस रहे, और 1919 में डायरेक्ट इलेक्शंस जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है बी, यहाँ पे गलत लिखा है, आंसर इज डी। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर हैज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। आप सब लोगों को पता है शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो हमने कहां से बोरो की है, वो हमने बोरो की है ऑस्ट्रेलिया से। इजी सवाल। नेक्स्ट, जल्दी से आंसर मार्क कर दीजिए, क्वेश्चन तो आपके सामने है ही, मेरे बोलने की आवश्यकता भी ना पड़े, जल्दी से अपना आंसर डालिए। What term is used for the presidential power of substituting one form of punishment by another of a lighter form? यानी कि कौन सी ऐसी पावर है, शायद आप लोगों को पता होगा, आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्लियर, जहां पे जो प्रेसिडेंट की पावर्स की बात की जाती है, क्लियर, काइंड ऑफ जुडिशियल पावर्स है, जहाँ पे अलग अलग तरह की पावर हमारे राष्ट्रपति के पास है, जहां पे वो किसी की सजा जो है उसको पार्डन कर सकता है, माफ कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है, क्लियर, रिस्पाइड कर सकता है, थोड़ा देर के लिए सस्पेंड कर सकता है, कम्यूट कर सकता है। कम्यूट का मतलब होता है जब नेचर चेंज कर दिया जाता है, यानी कि कैपिटल पनिशमेंट हार्ड है, उससे दूसरी जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसमें उसने शिफ्ट कर दिया। तो जब एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को दूसरी, यानी कि उसका नेचर ही चेंज कर दिया गया, उसको हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, दैट इज योर कॉम्यूटेशन। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी क्या है, डी, दैट इज योर कॉम्यूटेशन। क्लियर। तो ये सारी की सारी चारों जो है वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है डी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4, विच वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर। ये बहुत आसान सवाल है, यहाँ पे कोई रट्टा नहीं मारने के कौन कब से कब तक रहा, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस जो है वो आपने अप्लाई करनी है। देखिए, अगर मैं बात करूंगा वाइस प्रेसिडेंट की, तो आज तक हमारे सिर्फ 2 ही ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं जो 2 टाइम तक, यानी कि 2 टर्म्स के लिए वाइस प्रेसिडेंट रहे, जिनमें से एक हमारे हैं राधा कृष्णन जी और दूसरे हमारे हैं हामिद अंसारी जी। तो यहाँ पे हामिद अंसारी तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका रहेगा, जो 2 बार रहा होगा, और उनका नाम आपका है सर्वपल्ली राधा कृष्णन, आंसर इज सी। क्लियर। 1952 से 1962 तक हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट रहे। जो हामिद अंसारी है 2007 से लेके 2017 तक हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट रहे, वो भी 2 बार रहे हैं, 2 ही, इसके अलावा कुछ नहीं। क्लियर। फिफ्थ, हु वाज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1989 टू 1991। इस टाइम पीरियड में 2 अलग अलग प्रधानमंत्री रहे, चंद्रशेखर रहे, वीपी सिंह रहे, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है, सॉरी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक ही रहे। तो वो कौन थे, 4 ऑप्शंस आप सब लोगों के सामने हैं, जल्दी से अपना आंसर जो है वो मार्क करिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज चौधरी देवीलाल। क्लियर। इजी फैक्ट्स हैं, मुश्किल सवाल नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द पब्लिक अकाउंट कमिटीज इन इंडिया। पीएसी के बारे में आप सब लोगों ने होपफुली सुना ही होगा। पीएसी का काम क्या रहता है, जो सीएजी के द्वारा रिपोर्ट सबमिट करवाई जाती है उसको ये जांच पड़ताल करती है, उस रिपोर्ट को स्क्रूटनाइज करती है, जो खर्चे किए गए हैं सरकार के द्वारा उनको प्रॉपर स्क्रूटनाइज करने की जो जिम्मेवारी है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी की रहती है। 1921 में इसकी फॉर्मेशन हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सबसे पहले रेफरेंस दी गई, या उसमें कहा गया कि इस कमेटी की फॉर्मेशन होगी। 2 साल के बाद 1921 में ये कमेटी फॉर्म हुई, और टोटल मेंबर जो इस कमेटी के अंदर है वो कितने हैं, 22 हैं। 15 लोकसभा से आते हैं और जो 7 हैं वो राज्यसभा से आते हैं। क्लियर। तो टोटल 22 मेंबर्स जो हैं वो हम लोगों को पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर देखने को मिलते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, वेयर इज द सीट ऑफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। अब देखो ये तो बिल्कुल क्लरिकल एग्जाम का ही सवाल है, 2012 में मुश्किल था, इसके बाद आप 16 और 18 भी जब हम डिस्कस करेंगे तब भी आप लोग देखोगे कि बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं देखने को मिले हैं। देखो यार, यहाँ पे कैच क्या है, नॉर्मली हम लोग देखते हैं जैसे हमारा जो हाई कोर्ट है हिमाचलियों का वो शिमला में है, तो मेजोरिटी ऑफ जगहों पे हम देखते हैं कि कैपिटल जो है वही हाई कोर्ट रहता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे जो उस स्टेट की कैपिटल होती है वहां पे हाई कोर्ट हमें देखने को नहीं मिलता। जैसे मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जो वो जबलपुर में हमें देखने को मिलता है। उसी तरीके से जो छत्तीसगढ़ है उसका हाई कोर्ट जो 2000 में बना था, सन 2000 में उसकी फॉर्मेशन हुई थी, वो हम लोगों को देखने को मिलता है कहाँ पे, बिलासपुर। ये तुम्हारे वाला बिलासपुर नहीं है, ये छत्तीसगढ़ वाला बिलासपुर है। क्लियर। तो 7th का जो करेक्ट आंसर है सी है। सीधा सवाल है, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ये थोड़ा सा सवाल आपको कंफ्यूज कर सकता है। विच कमीशन प्रपोज्ड दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट शुड बी डन बाय अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो 4 ऑप्शंस हैं। कहीं ना कहीं जब आप इनको देखोगे तो ये स्पेशली जो पहले 2 हैं जो आपने पढ़े ही हैं, सरकारी और पुंछी कमीशन,
ये बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस की, और वहां पे गवर्नर की पोजीशन के ऊपर भी इनकी रिकमेंडेशंस दी गई हैं, जहां पे सरकारिया ने भी बताया है कि कैसे जो है वो गवर्नर को अपॉइंट किया जाए, लेकिन जो स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है, यानी कि इस तरह की कमेटीज की संरचना की बात की गई है, ये हम लोगों को देखने को मिलता है पुंछी कमीशन चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट के 2007 में। इस कमीशन ने जो है वो अब इस कमीशन की संरचना की गई थी। क्लियर? तो इसको जो करेक्ट आंसर बनेगा, जिस कमीशन ने गवर्नर को कैसे अपॉइंट किया जाना चाहिए, ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन अगेन पता होना चाहिए आप लोगों को। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। क्लियर? नेक्स्ट है 9th सवाल, 9th क्वेश्चन है, आसान सवाल है, बहुत मुश्किल नहीं है। What term is used for the estimate of advance payment to the government to carry on its work till the passing of the appropriation bill? appropriation bill आप सब लोगों को पता है, आसान भाषा में बजट। तो हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर तो हमारा अप्रैल में शुरू हो जाता है, लेकिन बजट पास जो होता है वो हमारा मई में होता है। तो वो जो 2-3 महीने हैं उनके लिए खर्चे कैसे सरकार करती है, क्योंकि हमें पता है विदाउट द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट जो गवर्नमेंट है तो एक भी पेनी, एक भी पैसा जो है वो खर्चा नहीं कर सकती है। तो वो खर्चा कहां से करते हैं, तो उसके लिए आर्टिकल 116 116 में प्रावधान दिया गया है। उसी प्रावधान के ऊपर, उसी प्रोविजन के ऊपर ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, सवाल है। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, जल्दी से मार्क करिए कि जब तक सरकार का बिल मतलब बजट पास नहीं होता तब तक वो खर्चा किस एडवांस जो पैसा सैंक्शन किया जाता है उसके ऊपर करती है। तो 4 ऑप्शन, आसान सवाल है, इसका आंसर जो है वो आपका है वोट ऑन अकाउंट। क्लियर? डन? तो ये हमारे 9 सवाल 2014 के हैं, 8 सवाल जो है वो 2012 के हैं। क्लियर? इसके अलावा काफी नए इनिशिएटिव्स हमारे द्वारा शुरू किए गए हैं आप सब लोगों के लिए। चाहे अभी एचएस का भी हमारा नया बैच जल्दी ही अनाउंस हो जाएगा, एनटी और अलाइड का बैच आज से ही शुरू हुआ है, टेस्ट सीरीज शुरू हुई है, नाइब तहसीलदार, मल्टीपल इनिशिएटिव्स हैं। आप सबकी जो जानकारी है डिस्क्रिप्शन में अलग अलग लिंक्स दिए हैं, डेमो लेक्चर्स हैं। बिना डेमो लेक्चर्स के हम कभी भी सजेशन नहीं देते हैं, पहले उनको देखिए, तसल्ली से देखिए। अगर आपको लगता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो रही है, तब आप लोग हमसे भी उन कोर्सेज से जो है थ्रू एसोसिएट हो सकते हो। लेकिन आज का जो हमारा सेशन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि किस तरह के सवाल, किस तरह के प्रश्न जो हैं वो देखने को मिलते हैं हम लोगों को नायब तहसीलदार में। तो आज का जो हमारा वीडियो था उसमें हमने देखा कि 2012 में डिफरेंट सवाल आए, थोड़े कॉम्प्लेक्स थे, 2014 में बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिले। तो इस तरह की जो सिचुएशन है उसके लिए आप सब लोग प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले हफ्ते, जो 2016 यानी 2016 एंड 2018 के क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आज के सेशन को मैं कंक्लूड कर रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।